सो फ्रेंड्स, लॉट ऑफ थिंग्स मूविंग इन द राइट डायरेक्शन नाउ। और जैसा कि आप जानते हैं, आईबीपीएस क्लर्क का और आईबीपीएस पीओ और एसओ के फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब बारी आती है एसबीआई क्लरिकल के एग्जाम की। एसबीआई क्लर्क का प्री का रिजल्ट इज लॉन्ग अवेटेड नाउ, और ऐसा हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हमको स्ट्रांगली लग भी रहा है कि विद इन से फ्यू डेज, 4-5 दिन के अंदर एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट भी होपफुली आ जाएगा। और अगर रिजल्ट आएगा तो किसी इंटेंशन से आएगा। वो इसलिए आएगा कि वो रिजल्ट निकालने के बाद जाहिर सी बात है मेंस का भी एग्जाम कराने में इच्छुक होंगे। तो अगर तो आपने एसबीआई क्लरिकल प्री का एग्जाम लिखा है और आप अपने एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो मेरी सलाह ये है कि उसके लिए आप ज़्यादा वेट मत करिए। अगर आपको पता है आपका एग्जाम अच्छा गया है, जो कि ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को पता होता है उन्होंने एग्जाम कैसा किया है, तो अगर आपको बैक ऑफ योर माइंड ये पता है कि आपका एग्जाम अच्छा किया है और हाँ चांसेस हैं आपके प्री क्वालिफाई करने के, तो आप बिल्कुल भी समय ज़ाया ना करें और इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसबीआई क्लर्क मेंस की तैयारी आपने कैसे करनी है। पिछले साल के एक्सपीरियंसेस को देख के और मेरा खुद का टीचिंग एक्सपीरियंस देख के मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जिनकी तैयारी आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको बताऊं, अगर सरकार इस चीज़ को लेके सीरियस है कि भाई अब वापस से लॉकडाउन धीरे धीरे खोला जाए, एग्जामिनेशंस कराए जाएं, तो आप खुद सोच के बताओ लॉजिकली गवर्नमेंट के लिए क्या आसान है? 30 से 40 लाख कैंडिडेट्स का एग्जाम करवाना, या कुछ मुश्किल से मुश्किल 1-2 लाख बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराना? जाहिर सी बात है, बाद वाला केस ज्यादा प्रैक्टिकली फीजिबल है। इसीलिए अगर सरकार कल को आईबीपीएस या कोई भी बैंक आईबीपीएस कल को कोई भी नोटिफिकेशन लेके आएगा प्री एग्जामिनेशन के लिए, तो वो पहले टेस्ट रन करेंगे एक मेंस का एग्जामिनेशन, राइट? क्योंकि मेंस का एग्जामिनेशन उनके लिए हैंडल करना ज़्यादा इजी है इन कंपैरिजन टू प्री का एग्जामिनेशन। प्री के एग्जामिनेशन में मल्टीपल शिफ्ट्स हैं, दे नीड टू बुक मोर सेंटर्स अक्रॉस मेनी डेज द एक्टिविटी हैपेंस, जबकि प्री का एग्जाम एक ही बार में खत्म। तो ये बहुत हाईली लाइकली है कि इससे पहले कि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आए या किसी भी चीज़ का एग्जाम का नोटिफिकेशन आए, पहले पेंडिंग एग्जाम्स ही क्लियर होंगे। क्यों? क्योंकि उन एग्जाम्स में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नाउ गोइंग विल बी लेस एज कंपेयर टू द फ्रेश नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग। तो इट इज़ वेरी वेरी हाईली लाइकली कि विद इन अ वीक्स टाइम आपका एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आएगा, और उससे 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपको जो है क्लर्क का मेंस का एग्जाम आपको लिखना पड़ेगा। तो बात आती है कि एसबीआई क्लर्क के मेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं। तो फटाफट एक पेन और पेपर ले लीजिए और मैं सब्जेक्ट वाइज आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। अब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बेसिकली दो प्रेमाइसिस पर बेस्ड हैं। पहला प्रेमाइस तो ये है कि पास्ट ईयर के पिछले 2-3 साल के ट्रेंड्स जो मैंने नोटिस करे, प्लस मेरा एक्सपीरियंस, और प्लस भाई क्या और हो सकता है, राइट? मेरा एक्सपीरियंस तो ये बोलता है कि इस बार एसबीआई क्लर्क मेंस में बहुत सारे सरप्राइजेस नहीं होंगे। ऑलमोस्ट कुछ सरप्राइज होना ही नहीं चाहिए। इट शुड बी एज गुड एज व्हाट हैपेंड इन द लास्ट ईयर और मे बी लास्ट टू लास्ट ईयर। दे विल ट्राई एंड फॉलो द पैटर्न, क्योंकि उनके पास और भी बहुत सारी चीजें हैंडल करने के लिए। बहुत अंडर स्ट्रेस होगा आईबीपीएस या एसबीआई का जो भी सिलेक्शन बोर्ड होगा इस चीज को लेकर, राइट? तो टॉपिक्स फटाफट लिख लीजिए, एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता ही है, पजल्स। सारे तरीके के मेंस लेवल के पजल्स को आप अच्छे से क्रैक करना शुरू करें। फ्लोर बेस्ड पजल्स, बॉक्स बेस्ड पजल, मंथ बेस्ड, डे बेस्ड, डेट बेस्ड, टाइम बेस्ड, बहुत सारे पजल्स हो सकते हैं। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से करें। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आप मशीन इनपुट से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या इनपुट आउटपुट इसको बोलते हैं कई बारी। कोडिंग डिकोडिंग से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आपका कोर्स ऑफ एक्शन, आर्ग्यूमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, ये सारा स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स। इसके अलावा जो आएगा वो आएगा कोडेड इनइक्वालिटी और ब्लड रिलेशंस। तो ये टॉपिक्स आप अच्छे से करके जाएं, ये रीजनिंग के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो मेरा सजेशन होगा कि इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करें। इनफैक्ट ऊपर के 2 टॉपिक्स को तो आप रोज़ ही लगाएँ। सो मेक इट अ हैबिट ऑफ हैविंग 1 पज़ल एंड 1 सीटिंग अरेंजमेंट डेली। इसको तो रोज़ के रोज़ करें, राइट? अगला जो अगर हम कॉन्ट्स का बात करें, माफ़ी चाहूँगा। अगर हम कॉन्ट्स का बात करें तो आते हैं कॉन्ट्स पे। कॉन्ट्स के लिए जो टॉपिक्स आपने कवर करने हैं, सबसे पहले तो डेटा इंटरप्रिटेशन अच्छे से करें। लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट्स और टेबल्स अच्छे से करें, जितना हो सके करें। मेंस लेवल के करें, मॉडरेट और हाई लेवल डिफिकल्टी के ज़रूर करें। इसके बाद आपका डेटा सफिशिएंसी और डीआई की अगर मैं बात करूँ तो डीआई में केसलेट्स भी आपको पढ़ने हैं। तो डीआई तो करना ही करना है, केसलेट्स भी आपने करने हैं, डेटा सफिशिएंसी। ऑलमोस्ट 20 टू 25 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अकेले इन 2 टॉपिक से। इसके अलावा जो आपने पढ़ना है वो है अरिथमेटिक। 10 से 15 क्वेश्चन अरिथमेटिक से बनते ही बनते हैं। अरिथमेटिक में आपका स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, एलिगेशंस, मिक्सचर्स, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई, मेंसुरेशन, थोड़ा बहुत परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये आप कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नंबर सीरीज, इसमें हल्के वाले मत करिएगा, रॉन्ग नंबर करिएगा। और एक जो लेटेस्ट पैटर्न आया था कि एक नंबर सीरीज दिया है, उसमें आपको पहले पैटर्न समझना और उसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड अगर इस नंबर से शुरू करा जाए तो चौथा या पांचवा टर्म क्या होगा, ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, तो वो भी ध्यान से करके जाएं। और लास्ट में जो है आपको जो टॉपिक करना है, नहीं इतना ही बहुत है, हाँ, यही सारा कुछ आता है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर आता है, तो मेजरली तो क्रक्स यही है हमारा। डेटा इंटरप्रिटेशन, केसलेट्स, डेटा सफिशिएंसी, अरिथमेटिक के 10 से 15 क्वेश्चन और नंबर सीरीज, ये बैकबोन फॉर्म करते हैं आपके कॉन्ट्स के सेक्शन का, राइट? आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे हमारे इंग्लिश के सेक्शन का। इंग्लिश के सेक्शन की मैं आपको क्विकली एक रन थ्रू दे देता हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आपने करना ही करना है, 1 या 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो मस्ट आपके आएँगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ-साथ एक छोटा-सा पैसेज भी आ सकता है और उस पैसेज के अराउंड क्वेश्चंस बने जा सकते हैं। पैसेज के अंदर हो सकता है फिलर्स आ जाए, पैसेज के अंदर हो सकता है आपसे पूछ ले क्या कहते हैं, वर्ड रिप्लेसमेंट पूछ सकते हैं। पैसेज के अंदर हो सकता है आपके साथ सेंटेंस करेक्शन पैसेज के अंदर आ जाए। तो पैसेज या पैराग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आ चुके हैं। 5 से 6 क्वेश्चंस पिछले साल भी आए थे, इस साल भी पूरी की पूरी उम्मीद है। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स बिल्कुल आपको पता होने चाहिए। किसी न किसी तरीके से या तो आरसी में आएँगे या पैसेज में आएँगे, किस कहीं न कहीं से पक्का आएगा ही आएगा। एरर डिटेक्शन उम्मीद कम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। 1 से 2 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एरर डिटेक्शन के भी। इसके अलावा फिलर्स, सिंगल फिलर्स, डबल फिलर्स, रिप्लेसमेंट वाले वर्ड्स, पैरा जंबल्स और क्लोज टेस्ट। ऐसा भी देखा गया है कि जिसके एग्जाम में पैरा जंबल आया है, तब क्लोज टेस्ट नहीं आया, और जब क्लोज टेस्ट आया तब पैरा जंबल नहीं आया। लेकिन आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, सारे ही टॉपिक्स अच्छे से करके चलने हैं। मैं बहुत ही नटशेल में आपको बता रहा हूँ, एज्यूमिंग कि आप सीरियस कैंडिडेट हैं और आप आईबीपीएस क्लर्क भी लिखेंगे आगे चल के, आईबीपीएस पीओ भी लिखेंगे चल के, आरआरबी भी लिखेंगे। और अगर आपका एसबीआई क्लर्क प्री निकलता है तो जाहिर सी बात है आप सीरियस कैंडिडेट हैं और आपने मेहनत करी है। तो ज़्यादा डिटेल में तो हमारे फैकल्टीज ये टॉपिक्स ले ही रहे हैं। एवरी डे वी आर कमिंग अप with a video or live session on English and quants. So you can go with the descriptions down below the mention down below. It is mentioned in the description all about the live sessions that we are taking. So वो भी आपके हेल्प के हो सकते हैं। अब आती है बात जनरल अवेयरनेस की, और ये बात मेरी बिल्कुल ध्यान से समझिए। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन नॉर्मली 3 टुकड़ों में बटा होता है। एक तो करंट अफेयर, दूसरा स्टैटिक और तीसरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। अब थोड़ा-सा ध्यान रखिए, जनरली तो 4 से 5 महीने का जीए आता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि जून में आपका एग्ज़ाम होगा, तो भैया आप जनवरी से जून तक का करंट अफ़ेयर पढ़ लें। अब दोस्तों समस्या ये है कि थ्रूआउट द लास्ट 2 एंड अ हाफ मंथ्स बिकॉज़ ऑफ द लॉकडाउन, नथिंग मच हैज़ हैपेंड ऑन द नेशनल इंटरनेशनल लेवल।
कोई बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट हुआ नहीं, कोई बड़ा आर्ट्स और कल्चरल इवेंट हुआ नहीं, कोई बड़े लॉन्चेस हुए नहीं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप अगर बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो जो राहत पैकेज सरकार ने दिया, मेजर एक्विजिशंस जो हुए, प्राइवेटाइज़ेशन कुछ हुआ नहीं, बजट में कुछ ख़ास आया नहीं। बजट हाँ, इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो राहत पैकेज की बात जो गवर्नमेंट अब कर रही है, कोरोना से उभरने के लिए, वो सारी बातें आप ध्यान से करके जाएँ। करंट अफ़ेयर मुझे लगता है कि इस बार काफ़ी कम आने वाला है। करंट अफ़ेयर कम आएगा, उसकी जगह स्टैटिक और बैंकिंग फ़ाइनेंशियल अवेयर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट अफ़ेयर ऐसी कुछ घटना ही नहीं घटी ज़्यादातर तौर पे कि करंट अफ़ेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन्स निकल के आएँ। तो आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट करके चलें कि पहले 1/3, 1/3, 1/3 था, तो हो सकता है करंट अफ़ेयर के केवल 1/4 ही क्वेश्चन बने, बाकी बैंकिंग और स्टैटिक अवेयरनेस में ज़्यादा क्वेश्चन्स आएँ, तो उस तरीके से आप मेंटली प्रिपेयर होके जाइएगा। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से इनपुट है और अगर आपने अब तक हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए। एंड इफ यू फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन यूज़फुल डोंट शाय एंड डू प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, वी विल बी रियली हैप्पी एंड थैंकफुल टू यू। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में और आप बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको बताया था लाइव क्लासेस हम लोग ले रहे हैं यूट्यूब पे। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं वो सब चीज़ों के बारे में और प्रीवियस वीडियोज़ भी आप चेकआउट कर सकते हैं, राइट? तो मैं आपको मिलूँगा अगले इन्फॉर्मेशन डोज़ियर में एज़ सून एज़ द रिजल्ट्स आर आउट एंड द डेट्स आर देयर वी विल हैव अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अब एक्शन प्लान क्या किया जाए, राइट? चलिए, बाय-बाय।